अच्छा जी, इसमें पहला चैप्टर जो है ना हमारा इसके ऊपर है साइन, उसके ऊपर वेव्स के ऊपर है। तो वेव्स में आपने जो सबसे पहली चीज़ पढ़नी है, आपको साइन वेव का पता होना चाहिए कि साइन वेव किस तरह से होती है। ये आपकी जो साइन वेव होती है, ये इस तरह की साइन वेव होती है, ठीक है, जिसका एक कुछ टाइम पीरियड होता है और उसकी एक वेव लेंथ होती है जिसे हम लैम्डा से शो करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो होता है वो 1 लैम्डा होता है, और जो यहाँ पे हाफ होगा वो क्या होगा, वो लैम्डा/2 होता है। बस इसमें आपने एक चीज़ ये याद रखनी है, और इसका जो यहाँ से यहाँ तक टाइम पीरियड होगा उसे हम टी कहेंगे। और अगर हम यहाँ से टी से हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो तो उसका फार्मूला होता है F = 1/t। ठीक है, तो क्वेश्चन ये एक ई कैट में आया हुआ था कि अगर फ्रीक्वेंसी को हम मल्टीप्लाई करवाएं टाइम के साथ तो उसका क्या रिस्पॉन्स होगा। तो उसका आंसर यूनिटी होता है, 1 होता है उसका आंसर, ठीक है। और इसके अंदर ये आपने चीज़ याद रखनी है वेव्स वाले चैप्टर में। और दूसरा, अच्छा, दूसरी आपने एक और चीज़ याद रखनी है जो कि इम्पोर्टेंट है, कि जितने भी कलर्स हैं यहाँ, क्योंकि हम आगे जो चैप्टर्स हैं, जैसे आगे एक फाइबर ऑप्टिक्स का चैप्टर आएगा, ऑप्टिकल का चैप्टर आएगा, और एक और चैप्टर आएगा फिजिकल ऑप्टिक्स जिसे हम कहते हैं, उसमें हम कलर्स की बात करें। तो कलर्स में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो कलर्स होते हैं, जितने भी दुनिया में कलर्स हैं, वेवलेंथ की, वेव के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो हर एक की वेवलेंथ डिफरेंट होती है, यानी हर एक का लैम्डा जो होता है वो डिफरेंट होता है। उस डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से हमें वो कलर नज़र आते हैं, और अगर उनकी वेवलेंथ चेंज कर दी जाए तो हमें वो कलर नज़र नहीं आएंगे। और सेकंड जो है वो बात करें अगर नॉइज़ की या वॉइस की, तो हर एक वॉइस जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी पे जो हमें वॉइस नज़र आती है। अगर इसमें हम एग्जांपल लें तो बैट की एग्जांपल होती है। अब बैट जो है वो इटसेल्फ वो कैसे अपने आप को नेविगेट करती है, वो थ्रू वेव करती है। वेव्स के थ्रू उसको पता चलता है कि नेक्स्ट जो है वो कौन ऑब्जेक्ट है या फूड है, जो भी है, तो वो होती है। और जो उसकी साउंड होती है वो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, वो हम मेजर कर सकते हैं, वो हमें ऑडिबल होती है। लेकिन उसकी जो वेव लेंथ है वो हमें ऑडिबल नहीं होती, वो हम ना देख सकते हैं ना हम उसको सुन सकते हैं। तो इसमें आपने एक बात ये याद रखनी है। दूसरा आपने एक और इसमें बात याद रखनी है, del = 2 पाई। जो आपका डेल होता है वो 2 पाई के इक्वल होता है। वो मैंने यहाँ पे करके भी दिखाया था कि ये अगर आपका ये साइन वेव है तो यहाँ पे आपका पाई आ जाता है, यहाँ पे आपका पाई/2 आता है। तो ये डेल जो है 2 पाई, इसका वेवलेंथ का याद रखना है। अच्छा, इसमें एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पाई। पाई में भी आपने उसमें एफएस में पढ़ा हो कि पाई किसके इक्वल होता है। ये वैसे ही याद रखिएगा, इसका इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये समटाइम जो है वो पूछ लेता होता है। पाई = 2 पाई x/t। ये हम अभी नेक्स्ट जब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे वेव बारे, हम पॉइंट्स बाय पॉइंट्स देखेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि जो 2 पाई x/t के इक्वल क्यों होता है। ठीक है जी। अच्छा, चैट में जो लोग कह रहे हैं वो उसमें बता दें मुझे। टू जोन, आवाज़ नहीं आ रही, मुझे बता दें, मुझे बता दें अगर आवाज़ नहीं आ रही। हमदान, आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है। वो एक दो लोगों का माइक कनेक्टेड नहीं है तो उनके एंड पे इशू है, हमारी तरफ से नहीं है। ओके ओके, ठीक है। अच्छा जी, हम अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें थी बिफोर चैप्टर में, वो मैंने आपको बता दी हैं। उस चैप्टर की चीज़ों को आप याद रखिएगा इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। अच्छा, इस चैप्टर में हमने जो ये कुछ थ्योरी लिखी हुई है, ये डिस्कशन है। इसके अंदर आपने सिर्फ 2 बातें याद रखनी है कि वेव्स की टाइप्स क्या होती हैं। एक आपकी वेव होती है मैकेनिकल वेव होती है, ठीक है, जो कि थ्रू किसी मीडियम के पास कर रही होती है, मीडियम पार्टिकल के थ्रू। और एक जो होती है वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस होती है। सिर्फ आपने इसके अंदर 2 बातें याद रखनी है, बाकी इसमें आपने कुछ नहीं करना। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोग्रेसिव वेव के ऊपर। तो इसमें सिर्फ आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है कि प्रोग्रेसिव वेव जो है वो कहते किसे हैं। तो प्रोग्रेसिव वेव उसे कहते हैं जो कि जिसमें एनर्जी जो है वो किसी मूविंग सोर्स के थ्रू जो है ना, किसी डिस्टर्बेंस के थ्रू ट्रांसफर हो रही हो एनर्जी, तो उसे हम प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। अगर यहाँ पे ये लिखी हुई एग्जाम्पल, a wave which transfer energy by moving away from source of disturbance, तो इसे हम प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। जैसे ट्रबलिंग वेव जो है इसका दूसरा नाम है। तो इसमें इसमें सिर्फ आपने इसकी डेफिनेशन देखनी है, और बाकी आपने इसमें कुछ नहीं करना। अच्छा, ट्रांसफ़र और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसमें भी इसको आपने नहीं करना। इसको इसमें सिर्फ आपने एक कंसेप्ट है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कंसेप्ट क्या कहता है। इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है,
सिर्फ ये जो एक दिया हुआ है ना, ये ग्रीन बॉक्स में, उसने ये कहा हुआ है कि जो आपकी ट्रांसफर वेव होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। एक आपने ये बात याद रखनी है। और इसमें दूसरी जो बात है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है वो उसके पैरेलल में आती है, वो अलोंग द जो है डायरेक्शन मूव कर रही होती है। अलोंग द डायरेक्शन का मतलब ये है कि पैरेलल में मूव कर रही होती है। तो इसमें सिर्फ आपने ये दो बातें याद रखनी है, तो इसमें और कुछ भी नहीं है। अच्छा, हमारी जो वॉइस है ना, वॉइस की जो वेव होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ये एक एग्जांपल के तौर पर ले लीजिएगा। ओके जी, ये पीरियोडिक वेव्स आपने नहीं करना है, इसको आपने छोड़ देना है। और इसमें ये सारा जो है इसको आपने नहीं बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको कुछ ना करें। ये v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ये आप याद रखिएगा बेशक, इसको अब याद कर लें कि v जो है वो एफ लेमडा के इक्वल होता है। ये बाकी नेक्स्ट जो है इसको भी छोड़ दें आप। और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी हो गया। अच्छा, ये जो है स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर, ये एक इसमें इंपॉर्टेंट है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो पहले डिस्कवर किसने किया था? ये न्यूटन ने पहले डिस्कवर किया था स्पीड ऑफ साउंड को। लेकिन उसकी जो करेक्शन है वो लेप्लास ने फर्दर की थी। अच्छा, और लेप्लास ने, अगर वो कोई क्वेश्चन आ जाता है कि लेप्लास ने जब इसकी फर्दर करेक्शन की थी तो उसने क्या इंप्रूवमेंट इसमें लेके आया था? उसने गैमा का इसमें इंट्रोडक्शन करवाया था। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड में उसने गैमा का इंट्रोडक्शन करवाया था, उसने ये करेक्शन की थी। बाकी आपने ये v इज इक्वल टू ई ऑफ डेंसिटी, मतलब ये याद रखना है, ये ई जो है आपके पास इलास्टिक मॉडुलस है जो कि कैपिटल ई से डिनोट किया गया है, और ये जो आपके पास डेंसिटी है। तो आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी का जो है स्पीड ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट होता है। डेंसिटी कम होगी तो स्पीड ऑफ साउंड किस तरह से होगी, किस तरह से करेगी। बाकी जितनी भी थ्योरी है ये मैंने पढ़ी थी, इसमें इतना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, ये बेशक आप छोड़ दीजिएगा। ये जितनी भी डेरिवेशन है ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है, ये भी आप इसको छोड़ दें। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात रह गई है। अच्छा, ये इसमें सारी डेरिवेशन आपने छोड़ देनी, सिर्फ ये एंड पे ये वाला एक फार्मूला याद रखना है। अच्छा, ये फार्मूला उससे डिफरेंट कैसे है? वो जो मैंने आपको स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला बताया था वो अदर मीडियम्स के लिए है, और ये जो है स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला ये गैस के लिए है। अगर गैस की फॉर्म में अगर आपने स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला लगाना हो तो फिर ये आएगा। अगर आपको न्यूमेरिकल में पूछ लेता है कि गैस में अगर एक स्पीड ऑफ साउंड को आपने कैलकुलेशन पे लेके आना है विद प्रेजेंस ऑफ डेंसिटी एंड प्रेशर, तो आप किससे लेके आएंगे? तो फिर आप ये फार्मूला इसको यूज़ करेंगे। और इसके अलावा इसमें आपने कुछ नहीं करना, बाकी आपने सारा छोड़ देना है। अच्छा, ये जो है ना, इसमें इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशन के वेरिएशन के, ये आपने याद रखने कि इसके ना स्पीड ऑफ लाइट पे, अच्छा जी समथिंग आ रही है आवाज़, ठीक है। इसमें ना क्या स्पीड ऑफ लाइट पे कौन कौन से इफेक्ट होते हैं आपके इन गैस? तो जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर होता है वो तो इसका होता नहीं है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, तो इसको आपने नो इफेक्ट पे लेके आ जाना है। जो डेंसिटी होती है वो किस तरह से होती है? डेंसिटी इज इक्वल टू एम ओवर वी। तो वो आपकी डेंसिटी जो है वो मास के और वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो ये जो है दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि अगर किसी पार्टिकल का जो मास है वो किस किस तरह से है, तो फिर उस तरह से फिर डेंसिटी किस तरह से एक्ट करेगी, क्योंकि हमें पता है v इज इक्वल टू ई बाई डेंसिटी का फार्मूला हमें पता है। तो अब यहाँ से ये दोनों चीज़ें आपस में कंपेयर करके आप बता सकते हैं कि मास किस तरह से होगा तो फिर डेंसिटी किस तरह से होगी। ये दोनों जो है ना क्वान्टिटीज़ को आपको पता होना चाहिए। अच्छा, टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर को आप छोड़ दें, इसका जो है ना सारी डेरिवेशन है वो आपसे नहीं पूछेगा टेम्परेचर के बारे में। बाकी जितना भी है आपने सारा इसमें से कुछ भी नहीं करना, इसमें आप सब इसको छोड़ दें सारी चीज़ों को। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये भी आपने नहीं करना, इसको भी आप छोड़ दें। इसका फर्दर आएगा स्टेशनरी वेव्स के अंदर, तो उसको मैं थोड़ा सा बता दूंगा कि जो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है सुपरपोजिशन के अंदर। नेक्स्ट आपके पास इंटरफेरेंस है कि इंटरफेरेंस आपके पास क्या होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि हम किस लिए इसको यूज़ करते हैं और उसका क्या पर्पज़ होता है। अच्छा, इंटरफेरेंस आपके पास होती है कि सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स विद सेम फ्रीक्वेंसी और सेम डायरेक्शन। जब आपके पास दो स्टेशनरी वेव हो या सुपरपोजिशन वेव हो, ठीक है, ये यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, और सॉरी डेफिनेशन दी हुई है, जिसकी सेम फ्रीक्वेंसी हो और वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो, तो उसके फिनोमिना को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। बस इसमें आपने ये याद रखना है, और इसके अलावा आपने कुछ नहीं याद रखना। एक कैट में एक एमसीक्यूज आया हुआ था कि इंटरफेरेंस और आपके रेजोनेंस दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो ये आप देख लीजिएगा। मुझे इसका एग्जैक्ट नहीं पता चला, मुझे इसका इतना ही पता है कि मुझे, बल्कि आप जो है डिस्कस करके ग्रुप में बता दीजिएगा कि इस दोनों में क्या डिफरेंस होता है रेजोनेंस में और इंटरफेरेंस में। मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला था अभी, तो मैं अभी इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता हूँ आपको।
अगर किसी को पता तो मुझे बता दें ज़रा। इंटरफेरेंस तो दो वेव्स का फिनोमेना है ना, कि दो डिफरेंट वेव्स हैं जो ट्रैवल कर रही हैं, और ट्रैवल करते हुए वो एक पॉइंट पे मीट करती हैं, तो उनके एम्पलीट्यूड आपस में ऐड हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो जो रेजोनेंस का केस है ना, रेजोनेंस का केस इस तरह से डिफरेंट है कि एक जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है वो उसी ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ अगर मैच कर जाए, ठीक है। तो फिर उनका कंबाइन होकर जो एम्पलीट्यूड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इस फिनोमेना को रेजोनेंस कहते हैं। तो ये तरह से डिफरेंट है कि सेम उसमें फ्रीक्वेंसी को हम करेंगे रेजोनेंस में? नहीं, उसमें फॉर एग्जांपल जिस तरह ब्रिज है ना, तो ब्रिज के मॉलिक्यूल्स की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है। तो जब मॉलिक्यूल्स उसकी फॉर एग्जांपल जो वो हैं सोल्जर्स हैं, वो चलते हुए आते हैं और उनके स्टेप्स की वजह से ब्रिज के मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट करने में शुरू होते हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो उसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए, तो उसमें जो इंटरफेरेंस क्रिएट होती है, एक तरह से कह लें, वो बहुत ज़्यादा होती है और उसको रेजोनेंस कहते हैं। इंटरफेरेंस का जो फिनोमेना हम जनरल यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो वेव्स क्या है कि दो वेव्स हैं वो ट्रेवल कर रही हैं और वो कोहेरेंट सोर्सेज से एक्सपोज आ रही हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट इफेक्ट होगा या वो इंक्रीज में फिनोमेना आ को हम सकता है हम्म, एम्पलीट्यूड के, या डिक्रीज में आ सकता है। तो ये तो इसका जो टर्मिनोलॉजी का थोड़ा सा नहीं, डिफरेंस है हम इसमें। मुझे एक चीज़ क्लियर कर दें कि जो इंटरफेरेंस और रेजोनेंस में फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि इंटरफेरेंस में तो सेम होती है फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेंस में भी यही सेम ही होती है फिर डिफरेंट होती है? नहीं, इनमें सिर्फ उसका जो डिफरेंस है ना, वो टर्मिनोलॉजी का थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके ओके। बेसिकली उसमें भी हो इंटरफेयर, मतलब कह लें कि दो फ्रीक्वेंसीज आपस में इंटरफेयर कर रही होती हैं, नहीं, जो वो वो सेम है रेजोनेंस मतलब वो उसमें। सेम फ्रीक्वेंसी इंटरफेयर कर रही होती हैं या वो डिफरेंट होती हैं? सेम ही होती है ना, कि ओके। जब उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी उससे मैच कर जाए। ठीक है, मतलब पीरियोडिक जो फ्रीक्वेंसी है उसके नेचुरल के साथ मैच कर जाती है। ओके। हाँ जी, बिल्कुल। सही। चलें, ठीक है। हम इसको फर्दर कर भी रहेंगे ग्रुप के अंदर डिस्कस। अच्छा, इसके अंदर ना आपने इंटरफेरेंस के अंदर दो टाइप्स हैं उसकी इंटरफेरेंस की, वो आपने याद रखनी है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। उसके अंदर सिर्फ आपने इसका फार्मूला याद रखना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फार्मूला क्या होता है। एक चीज़ इसमें याद आता है, और दूसरा आता है डिस्ट्रक्टिव, कि डिस्ट्रक्टिव के अंदर जो है ना वो फार्मूला क्या होता है। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इसमें डिफरेंस जो है ना वो सिर्फ हाफ का डिफरेंस, इसमें जो है वेवलेंथ हाफ होती है, उसमें जो है वो उसकी कंप्लीट एक वन वेवलेंथ होती है। तो इसमें सिर्फ ये इसका कंस्ट्रक्टिव में और डिस्ट्रक्टिव में इसका ये डिफरेंस आता है दोनों के अंदर। बाकी जो बीट्स वाला टॉपिक है ये भी सारा उसके ऊपर ही बेस करता है, आपके डिस्कशन के ऊपर। ये बेसिकली इसमें ना आपकी लॉन्ग स्टेटमेंट होती है और आपका आंसर जो है वो शॉर्ट होता है। जैसे ये लॉन्ग स्टेटमेंट है, इसमें आंसर जो है वो 314 है, तो इस तरह का आता है। ये आपके ऊपर है, अगर आप इसको करना चाहें तो इसके ऊपर जो है मुझे, अच्छा इसके ऊपर जो इसकी डेफिनेशन है वो थोड़ा सा देख लें कि इसमें मेरे ख्याल में दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर बात करा होता है कि व्हेन when two bodies of different frequency are surround together at the same time, the periodic iteration between minimum and maximum loudness, मतलब कि आपके पास दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है, उसकी मिनिमम और मैक्सिमम जो उसकी लाउडनेस होगी उसको उसकी बीट्स कहा जाएगा। तो इसमें सिर्फ इसका बीट्स की ये डेफिनेशन है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बाकी बेशक आप इसको अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट आपने रिफ्लेक्शन का टॉपिक है, ये नहीं करना है, इसको आप छोड़ दें। और अच्छा, स्टेशनरी वेव है, स्टेशनरी वेव्स का आपने करना है कि ये जो है ना वो किस तरह से एक्ट कर रही होती है। इसके अंदर जो सबसे पहली बात आपने याद रखनी है कि जो हार्मोनिक्स जो है ना वो इंक्रीज जब होती हैं तो आपकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जितनी हार्मोनिक्स आपकी इंक्रीज होंगी उतनी आपकी वेवलेंथ जो है वो लैम्डा जिसे कहते हैं वो आपकी डिक्रीज होगी। सबसे पहला जो पॉइंट है आपने ये याद रखना है। और इसका जो है सेशनी वेव का बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि व्हेन टू वेव्स आर कैंसल आउट ईच अदर, जब दो वेव्स हैं वो एक दूसरे के कंसेप्ट को कैंसिल आउट करें। लाइक मैं यहाँ पे ये एक वेव बनाता हूँ और इसी के एंटी पैरेलल में ये वेव बनाता हूँ, तो जाहिर सी बात है ये आपस में एक दूसरे के कंसेप्ट को जो है वो कैंसिल आउट कर रहे होते हैं। इसमें आपने एक बात और याद रखनी है कि ये जो जनरेट होंगी वेव्स ये आपस में एंटी पैरेलल होती हैं। तो एंटी पैरेलल होंगी तो ये आपको फिर आपके कैंसिल को कर देंगी, कैंसिल आउट कर देंगी, तो फिर वो जो जनरेट होगी वो स्टेशनरी वेव आपकी होगी। ठीक है, इसमें आपने उसके अलावा और कुछ नहीं करना। अच्छा, इसमें एक और बल्कि पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है
कि जो आपकी दो वेव्स होंगी, उसमें जो एक वेव होगी वो रिफ्लेक्शन क्रिएट कर रही होगी, और जो दूसरी वेव है वो आपके पास कंप्रेशन क्रिएट कर रही होगी। तो रिफ्लेक्शन और कंप्रेशन के अगेंस्ट में जो है, तो वो आपके स्टेशनरी वेव जो है वो जनरेट होगी। बस इसके अलावा बाकी जितनी भी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं या जितनी भी थ्योरी वाली चीज़ें, उन सबको आप छोड़ सकते हैं। अच्छा, एक और इसमें एमसीक्यूज आया हुआ था कि डज स्टेशनरी वेव ट्रांसफर एनर्जी, तो क्या जो स्टेशनरी वेव होती है वो ट्रांसफर एनर्जी कर सकती हैं? तो इसका आंसर जो है नो है, क्योंकि क्योंकि जब दो वेव्स ने आपस में इसका कैंसल आउट कर दिया एक दूसरे के इफेक्ट को, तो फिर कोई भी जो है वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। ओके, तो अच्छा, इसमें एक मुझे लग रहा है कि बात थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो रही है कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं करती, हम्म, क्योंकि अगर यूं हो जाए तो फिर उसमें नोड्स और एंटी नोड्स कैसे बनेंगे? कैंसिल आउट वो उसमें करेंगे जब सेम डायरेक्शन होगी, लेकिन स्टेशनरी वेव्स में तो हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन है ना। नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ वेव लेंथ की। एक दूसरे की जो वेव लेंथ होती है, देख, हाँ ठीक है, उनके मैं नोड्स के ऊपर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही होती है। बिल्कुल इस तरह से है। आप एग्जांपल इस तरह से ले लें कि ये आपके पास वेव आ रही है, ठीक है, और उसी की एंटी पैरेलल आपके पास एक और वेव आ रही है, तो जाहिर सी बात है वो एक दूसरे के जो नोड्स हैं वेवलेंथ उसको फिर कैंसिल आउट कर देंगे, तो उसको फिर हम स्टेशनरी वेव। नोड्स पे एम्पलीट्यूड जीरो होगा और एंटी नोड्स में मैक्सिमम होगा। जी जी। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन आया हुआ था कि जो हमारे पास स्टेशनरी वेव होती है उसे हम स्टेशनरी वेव जो है वो क्यों कहते हैं, उसकी रीज़न क्या होती है बेसिकली। तो वो बेसिकली जो आपकी वेव को स्टेशनराइज कर रही होती है, कैंसिल कर रही होती है, तो इससे हम इसलिए जो आप अभी बात हुई ना कि इसकी हम किस तरह से फिनोमेना कर रहे होते हैं, वो आपकी स्टेशनराइज कर रही होती है आपकी पूरी वेव, तो इसकी वजह से जो है हम उसको स्टेशनरी वेव कहते हैं। बाकी इसमें आपने ये डायग्राम वगैरह कुछ भी नहीं आएंगे, इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी सारी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो आप बेशक ना कीजिए, जो मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स बताए हैं सिर्फ वही है इसके बाद करने वाले हैं। अच्छा, इसमें फ्लकिंग का एक पॉइंट है। फ्लकिंग इसके अंदर गिवन नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बीएस लेवल पे, उसका काफ़ी जो बेसिक एफएससी है उसमें आता है कि हम फ्लकिंग पॉइंट को कैसे काउंट करते हैं। उसका फार्मूला है वी इज इक्वल टू, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये आ सकता है एफ ओवर एम। तो ये जो एन यहाँ पे आपके पास होता है वो नंबर ऑफ लूप होते हैं, यहाँ पे आपके पास ये एन है, सॉरी, ये नंबर ऑफ लूप्स होते हैं, वो जीरो टू आगे ऑनवर्ड जितने भी आपके पास आ जाए, और एन इज इक्वल टू एफ बाई एम का अंडर रूट, इस तरह का इसका फार्मूला है। तो मेरे पास यहाँ पे फार्मूला थोड़ा डिफरेंट लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको चेक करके अगेन आपको बता दूंगा। लेकिन फ्लकिंग पॉइंट का जो है ना, वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हम इसको क्यों कहते हैं। अच्छा, इसके बाद स्ट्रेचिंग वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, ये आपने नहीं करना है, इसको आप छोड़ सकते हैं। और इसके अंदर जो मेन एक लास्ट कंसेप्ट है वो है डुपलर का, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये भी एयर कॉलम का, ये भी नहीं करना है, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। इसके अंदर भी उसने नहीं, इसके अंदर भी कुछ इतना खास नहीं। अच्छा, डुपलर इफेक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करना है। इसके अंदर सिर्फ थ्योरेटिकल लिहाज से वो एक कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात पूछ सकता है कि डुपलर इफेक्ट जो होता क्या है बेसिकली, कि वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को इसमें डिस्कस करेगा डुपलर इफेक्ट के ऊपर, कि उस पॉइंट से आप जो है डुपलर इफेक्ट को कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, डुपलर इफेक्ट होता क्या है बेसिकली। लेट्स सपोज आपके पास एक ट्रेन मूव कर रही है, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे एक ट्रेन मूव कर रही है, तो यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है यहाँ पे, तो वो अगर आपकी तरफ मूव कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसकी जो फ्रीक्वेंसी है अगर 1000 हर्ट्ज है, और क्वेश्चन में ये आता है कि अगर वो टूवर्ड्स आपकी तरफ आ रही है, तो डुपलर इफेक्ट के अकॉर्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी या ज़्यादा होगी, तो इसकी फिर जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी जैसे आपके पास आएगी। और इसका नेक्स्ट फिनोमेना ये है कि अगर वो अवे जा रही हो, जो ट्रेन है अगर 1000 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से वो आगे मतलब आपसे अवे जा रही है, तो फिर उसका फ्रीक्वेंसी आपके लिहाज से क्या होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी, तो उस लिहाज से फिर वो कम होगी। तो इसमें जो एमसीक्यूज आएंगे वो यस, लो, नो, लेस, मोर, इस तरह से नहीं आएंगे। अगर उसने 1000 कहा हुआ, तो आपको जो एमसीक्यूज आएंगे वो या तो 500 आएंगे या 300 आएंगे, मतलब 1000 से कम कम आएंगे। तो आप इस तरह गैस कर सकते हैं कि जो 1000 से ऊपर वाले एमसीक्यूज होंगे उसको आप कैंसिल करके तो दोनों में से आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से आप उसको एक्ट कर लेंगे। अच्छा, जैसे फ्रीक्वेंसी आपकी कम हो ज़्यादा होगी, तो आपको पता है कि वेवलेंथ जो है वो आपकी कम हो जाएगी, ये आपने इसमें याद रखना है। इसमें बाकी ब्लू शिफ्ट का और येलो शिफ्ट का एक कंसेप्ट है, वो बस एक पढ़ लीजिए एक दफ़ा, उतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है।
वो ई कैट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे लिहाज से वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। बाकी जितनी भी डेरिवेशन ये आपने नहीं करनी है सारी आप छोड़ सकते हैं, ये फार्मूला वगैरह भी आप बेशक इसमें छोड़ दें, सिर्फ आपका इसका थ्योरेटिकल का एक कंसेप्ट है। तो अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है इसमें, ई कैट में आया था कि डुपलर इफेक्ट को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ पे है। तो इसका जो है वो स्पीड चेकिंग जो होती है आपकी रोड्स के ऊपर या मोटरवेज के ऊपर, वहाँ पे जो है डुपलर इफेक्ट जो है वो एक्ट कर रहा होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के थ्रू जो है वो स्पीड चेकिंग आपकी हो रही होती है, जो आप उनके पास इंस्ट्रूमेंट होता है। बस इसमें इस चैप्टर में इतना ही है, इसके अंदर आपने और कुछ भी नहीं करना है। आपकी एप्लीकेशन मैंने जो भी बात की थी, ये अब अगर आपने पढ़नी हो एक नज़र तो आप देख लीजिएगा। बाकी मैंने बैट की पहले बात की थी कि बैट जो है वो किस तरह से वो मूव कर रही होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वगैरह, कुछ चीज़ें हमारे लिए ऑडिबल होती हैं और कुछ चीज़ें हमारी रेंज से बाहर होती हैं, तो उनका इफेक्ट जो है ना वो वेवलेंथ और उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। बाकी इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर आ जाए, कौन कौन से करने हैं न्यूमेरिकल्स, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सर ये एक बार फ्लोटिंग पॉइंट रिपीट कर देना, फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट, एक सेकंड। फ्लोटिंग पॉइंट जो है वो बेसिकली एफ ओवर एम के इक्वल होते हैं। मुझे इसका ना एग्जैक्ट नहीं पता था, मैंने अभी बस लेक्चर से पहले हल्का से देखा था, एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें इसका फार्मूला ये दिया हुआ था, n इज इक्वल टू एफ बाई एम। यहाँ से वो पूछता है कि फ्लोटिंग पॉइंट इसका क्या होगा, तो वो आपको जो है वो एफ दे देगा, एम दे देगा, या फिर एन पूछ रहा होगा, या एन उसने दे देना है, नंबर दे देना है, और एम दे देना है, और फिर आपसे एफ पूछ रहा होगा। तो इस लिहाज से, लेकिन ये आपको मैं कंफर्म करके जो है ना वो उसमें बताऊंगा, ग्रुप के अंदर बता दूंगा। फ्लोटिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? नहीं, मुझे अब इसके बारे में कंफर्म नहीं पता, ये मैं वही बता रहा हूँ आपको, कंफर्म करके जो है ना ग्रुप में बता दूंगा, अगर किसी को पता है तो वो शेयर कर दें। हाँ, इसका इतना है कि ये स्ट्रेस जो है ना स्प्रिंग, वहाँ पे यूज हो रहा होता है, जो आपका स्ट्रेस स्प्रिंग होता है वहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट का जो है एक्ट हो रहा होता है वहाँ पे। आप इसको कहीं प्लकिंग के साथ तो कंफ्यूज नहीं कर रहे? सॉरी सॉरी सॉरी, ये प्लकिंग है, ये फ्लोटिंग नहीं है, प्लकिंग है। कि मतलब उसको सेंटर से प्लग किया गया है, या 1/2 से प्लग किया गया है, 1/4 पार्ट से, या 3/4 पार्ट से बिल्कुल स्ट्रिंग बिल्कुल, को? वो एन है इसका, 1/4, 1/2 या 1/3। लेकिन अगेन मैं इसका कंफर्म करके आपको ग्रुप के अंदर जो है ना वो मेंशन कर दूंगा। अच्छा, इसके एमसीक्यूज ये के, सॉरी जी। ये बेसिकली वो जो है ना, मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। ये बेसिकली जो स्फेरिकल हार्मोनिक्स है ना, उसी की फ्रीक्वेंसी से आप ये फाइंड कर सकते हैं कि उन हार्मोनिक्स से कितने हार्मोनिक्स बन रहे हैं। उससे फिर आपको फार्मूला इसमें बुक में गिवन है, कि उस फार्मूले की मदद से आप फाइंड कर सकते हैं कि उस स्ट्रिंग को दरमियान से सेंटर से प्लग किया गया था, या 1/4 पार्ट से प्लग किया गया था, या 3/4 लेंथ से प्लग किया गया था। तो ये, लेकिन इसके लिए जो इसका रिलेशन है वो फ्रीक्वेंसी का है स्फेरिकल हार्मोनिक्स के साथ उसकी। ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसके न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल में आपने सिर्फ पहला, इसमें पहले 2-3 करने हैं न्यूमेरिकल्स। उसमें पहले न्यूमेरिकल में जो है वो स्पीड पूछ रहा है ऑफ रेडियो वेव ट्रेवल। तो इसमें हमें, हमारे पास स्पीड है v इक्वल टू एफ लैम्डा, तो वो हमारे पास फार्मूला रहेगा, और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास लैम्डा भी गिवन है, वेवलेंथ भी गिवन है, और आपके पास स्पीड भी गिवन है। अच्छा, पहला आपने यहाँ से स्पीड फाइंड करनी है, और नेक्स्ट में उसने सेकंड में उसने वेवलेंथ पूछा हो कि व्हाट इज़ द वेवलेंथ। तो जब आप स्पीड काउंट करेंगे तो उसी स्पीड को आपने पुट करके ये इस न्यू फ्रीक्वेंसी के साथ आपने उसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है, जो कि 300 एम आएगी उसकी, और उसकी जो आपकी वी की वैल्यू वो 3×10⁸ आएगी। आपका जो नेक्स्ट सेकंड है वो आपने नहीं करना है, उसके अंदर भी सेम डायग्राम आ रही है, और डायग्राम और लॉन्ग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है ना वो नहीं आएंगे। अगर इसको शॉर्ट कर देता है, अगर लेट्स सपोज इस क्वेश्चन को शॉर्ट कर देता है, तो यहाँ पे आपके पास वेवलेंथ भी गिवन है, और यहाँ पे आपके पास वही फ्रीक्वेंसी वगैरह गिवन है, तो आपने इसमें अगेन स्पीड ही काउंट करनी है, स्पीड ऑफ साउंड। तो उसका फार्मूला अगेन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा यहाँ पे लगेगा। इसमें जो थर्ड आपके पास आ रहा है क्वेश्चन, उसके अंदर जो है वो पूछता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के लिए यहाँ पे एक फार्मूला यहाँ पे जो यूज़ होगा वो लैम्डा इज इक्वल टू 2l डिवाइडेड बाय n होगा। तो इसने यहाँ पे इसकी जो है CM में दी भी हुई है, इसकी लॉन्ग, इसकी लेंथ कितनी है, और उसने यहाँ पे इसने फ्रीक्वेंसी भी इसकी दी हुई है, और इसका जो नंबर है वो नंबर भी दिया हुआ है यहाँ पे इसके 4 सेगमेंट है इसके, तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। तो यहाँ पे आप n4 पुट करेंगे, लेंथ आपकी ये पुट करेंगे,
तो आपकी इसकी वेवलेंथ यहाँ पे आ जाएगी। और जब आप फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लगाएंगे तो फ्रीक्वेंसी अगर नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने लगाना हो तो F इज इक्वल टू NFA, यानी आपने न्यू फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है 4 सेगमेंट के लिहाज से। तो यहाँ पे आप 4 मल्टीप्लाई बाय 120 हर्ट्स, किलो हर्ट्स, यहाँ पे किलो है, तो उसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 30 हर्ट्ज इसका आंसर आ जाएगा। और बाकी फर्दर इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं करना। अच्छा, इसमें 8.6 एक है न्यूमेरिकल, वो आया हुआ था काफ़ी ज़्यादा, तो उसका मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा, 8.6 के अंदर वो पूछ रहा है कि जी कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, उसने रेंज पूछी है आपके अंदर कि फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होगी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की रेंज के लिए आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू V/4L, ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा। और उसने अब रेंज पूछी है। रेंज का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे 30 mm दिया गया है और 4 mm दिया गया है, दो आपको लेंथ दी गई हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लेंथ आपने एक दफ़ा 30 mm पुट करनी है और mm को आप बेशक cm में कर लें या m में कर लें, और उसके बाद आपने इसमें 4m पुट करना है। तो आपकी जो रेंज आ जाएगी वो 21 हर्ट्ज से लेके 2833 हर्ट्ज तक आएगी। तो इसने यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो भी यहाँ पे 340 दिया हुआ है, 340 जो है उसकी वेलोसिटी। ठीक है जी, बस इस चैप्टर में इतना ही है। इस चैप्टर में इसके अलावा और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट आपके पास जो है फिजिकल ऑप्टिक्स का चैप्टर है, तो उसमें मैं बता देता हूँ आपने क्या क्या चीज़ें करनी है। अच्छा, फिजिकल ऑप्टिक्स के चैप्टर में ना पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको पता होना चाहिए कि लाइट वगैरह का कंसेप्ट, कि लाइट जो है वो वेवलेंथ होती है या फ्रीक्वेंसी की लेंथ होती है, किस तरह से होती है। अब लाइट का हमें पता है कि ये इटसेल्फ एक वेवलेंथ होती है। बाकी हाइजीन जो है प्रिंसिपल, ये आप हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। वेव फ्रंट क्या होता है ये हम थोड़ा सा देखेंगे इसके अंदर। और जो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये हमने थोड़ा सा सिर्फ इसका बेसिक चेक करना है कि इसमें बेसिक क्या होता है। और इसमें भी अगेन इंटरफेरेंस का कंसेप्ट आता है कि इंटरफेरेंस में हम किस तरह से करते हैं, वो हम देखेंगे। और इसमें बाकी पोलराइजेशन वगैरह है, उसके अलावा उसके बाकी सारा जो जितना भी हमने सारा कुछ भी इसमें नहीं करना, सिर्फ एक पोलराइजेशन करना है, उसके अलावा हमने बाकी सारा इसमें छोड़ देना। अच्छा, जिसमें सबसे पहला जो है वेव फ्रंट का है। तो वेव फ्रंट की सबसे पहले आपको डेफिनेशन इसमें सिर्फ पता होना चाहिए, क्योंकि सारा थ्योरेटिकल है। जितनी भी चीज़ें हैं वो आपने छोड़ देनी है। ये कौन यहाँ पे वो पॉइंटर वगैरह से मार्क कर रहा है, इसको ना करें अभी, बाद में इसको कर लें जब आप फ्री होंगे। अच्छा जी, ये आपका हो गया। अच्छा, इसमें ना वेव फ्रंट में सिर्फ आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि आपकी जो सरफेस होती है वो अगर सेम फेज के साथ हो, जो उसके सारे पॉइंट्स हैं, तो वो आपकी वेव फ्रंट होगी। अगर वेव फ्रंट की आप एग्जांपल ले लें तो वो सन की आप एग्जांपल ले सकते हैं कि उसके जो आपके रीचिंग टू द अर्थ पॉइंट होते हैं वो सेम फेज के ऊपर आपके एक्ट कर रहे होते हैं। उसकी जो वेवलेंथ होती है वो वेव फ्रंट के एक्ट के ऊपर जो है ना वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है। सिर्फ इसमें ये है, उसमें और जो है उसमें कुछ नहीं करना। अच्छा, इसमें एक कंसेप्ट है आपका स्कैटरिंग का, कि स्कैटरिंग जो है वो ये ई-कैट में क्वेश्चन आता है कि स्कैटरिंग अगर ज़्यादा हो तो वेवलेंथ कम होगी या ज़्यादा होगी। तो अगर स्कैटरिंग आपकी ज़्यादा हो जाती है, स्कैटरिंग का मतलब ये होता है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो एयर के अंदर किस तरह से स्कैटर कर रहे हैं, यहाँ पे किस तरह से स्कैटर कर रहे हैं। तो अगर स्कैटरिंग आपकी ज़्यादा हो तो आपकी वेवलेंथ जो है वो कम होती है। यहाँ पे इसको ये, यहाँ आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि अगर किसी लाइट की जो वेवलेंथ है वो कम है तो उसकी जो स्कैटरिंग है यानी वो कि उस एयर के अंदर वो कम स्कैटर करेगी। इसकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो आपकी जो स्काई की है, क्योंकि स्काई का जो ब्लू उसका शेड आपको नज़र आता है वो ड्यू टू स्कैटरिंग नज़र आता है, क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत कम होती है ब्लू की। उसकी ब्लू की जो वेवलेंथ कम होने की वजह से उसका स्कैटरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से वो ऑल ओवर द स्काई हमें ब्लू कलर नज़र आ रहा होता है। तो स्कैटरिंग का मैंने बता दिया है। स्कैटरिंग का बेसिकली, और इसमें अच्छा स्कैटरिंग है ना, अगर आपने किसी ने देखना हो तो उसकी डेफिनेशन बस चेक कर लें, अगर इसमें ज़्यादा आपने डीप स्कैटरिंग के बारे में पता करना हो। बाकी आप इसके बारे में और कुछ भी नहीं, बाकी सारा इसमें छोड़ दें। अच्छा, हाइजीन प्रिंसिपल है। हाइजीन प्रिंसिपल में आपने सिर्फ 2 पॉइंट्स याद रखने हैं बस, बाकी इसमें आपने कुछ भी नहीं करना। और 2 पॉइंट्स हैं वो उसमें ये हैं कि ये एक आपके पास ये लिखा हुआ है, एक आपके पास ये पॉइंट है और ये आपके पास ये पॉइंट है कि एवरी पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट may be considered as a source of secondary wavelet which spread out in a forward direction with the speed equal to the speed of propagation of wave। तो उसमें उसका ही बताया हुआ वेव फ्रंट के बारे में। एक आप ये बात याद रखिएगा, दूसरा जिसने न्यू पोजीशन के हवाले से वेव फ्रंट का बताया हुआ है, एक आपने ये देखना है। और ये भी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपने इसको माइंड में रखना है कि हाइजीन प्रिंसिपल बेसिकली होता क्या है।
तो बाकी इसमें आपने और कुछ नहीं करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ था, अब आई डोंट नो कि वो यहाँ पे आता है या नहीं आता, कि हमारे पास जो लाइट होती है, जो सनलाइट होती है, उसके कितने कलर्स होते हैं? वो तो हमें पता है कि उसके 7 कलर्स होते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि उसके बेसिक कलर्स कितने होते हैं सनलाइट के। तो सनलाइट के जो बेसिक कलर्स होते हैं वो बेसिकली 3 होते हैं। तो ये एक आपने बात याद रखनी है। इंटरफेरेंस है ऑफ लाइट वेव, ये इसको छोड़ दें, इसको ना करें, ये आप छोड़ दें सारा। अच्छा, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपने डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने इसमें इसका फार्मूला याद रखना है, जो कि होता है डेल वाई, यानी रेट ऑफ चेंज आपका डेल वाई होगा, जिसे आप पाथ डिफरेंस कहते हैं डेल वाई को, लैम्डा एल डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास एक लेंथ आ गई है, और जो आपके पास एल है, यहाँ पे स्लिट और स्क्रीन के दरम्यान में डिफरेंस है, और जो डी आपके पास ये फ्रिंजेस है। और इसका जो मैं अगर आपको फार्मूला नीचे दिखा दूँ, ये यहाँ पे इसका फार्मूला दिया डेल्टा है। वाई फ्रिंज स्पेसिंग है ना? जी, डेल्टा वाई फ्रिंज स्पेसिंग है कि दो ब्राइट फ्रिंज और दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरम्यान में कितना डिस्टेंस रहेगा? ये डेल्टा वाई जो है ये फ्रिंज है, यानी कि दो जो पॉइंट्स हैं डार्क और लाइट, दोनों के दरम्यान में डिफरेंस कितना किस तरह से आएगा? मैंने आपको हाँ क्या जी बिल्कुल। डी बताया? नहीं सॉरी, डी नहीं है इसका। इसका पाथ डिफरेंस क्या दिया था वो? ये जो डी है स्मॉल, ये पाथ डिफरेंस नहीं है। नहीं, ये नहीं है, ये पाथ डिफरेंस है, ये आपके पास ये। तो सॉरी, स्लिट डिफरेंस। जी जी, ये आपके पास फ्रिंजेस का डिफरेंस है। फ्रिंजेस यानी कि डार्क फ्रिंज और आपके पास लाइट फ्रिंज, दोनों के दरम्यान डिफरेंस आएगा। एल का मैंने बता दिया कि ये आपके पास आपकी होता है स्लिट और स्क्रीन के दरम्यान में डिफरेंस होता है। बाकी और डेल्टा आपको पता ही है, वेवलेंथ है। बस इसमें आपने फार्मूला ही करना है, और कुछ भी नहीं, जितनी भी डेरिवेशन है वो आपने बिल्कुल छोड़ देनी है। एक और फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सी वाली स्लिट, कौन सी वाली वो है, क्या नाम है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा से ना, हम्म। जो आता है पाथ डिफरेंस के फार्मूला से, कि आपने बताना होता है कि कौन सा नंबर वाली ये फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज, जो भी आ रही है। किस तरह से होता है, काइंडली रिपीट कर दें जरा। डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा जो फार्मूला है ना, जी जी। उस फार्मूले की मदद से हमने ये फाइंड करना होता है कि ये पहली ब्राइट फ्रिंज है, दूसरी ब्राइट फ्रिंज है, तीसरी ब्राइट फ्रिंज है, या कौन सी वाली है, या इसी तरह अगर डार्क है तो ये कौन सी वाली है। ओके ओके, ठीक। अच्छा, ये काइंडली जो भी आप कोई भी कंक्लूड कर रहा है किसी पॉइंट के अंदर, तो वो उसको भी नोट करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके अंदर। अगर किसी ने कोई पॉइंट ऐड करना हो तो वो भी पॉइंट ऐड कर दें उसके अंदर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इंटरफेरेंस है। तो इंटरफेरेंस की सबसे पहले आप एग्जांपल देखें, एग्जांपल से आपको समझ आ जाए कि इंटरफेरेंस बेसिकली होती क्या है। तो आपके पास इंटरफेरेंस होती है, वो स्काई का कलर आता है, सोप का कलर आता है, ऑयल का कलर आता है, जिसमें आपके पास मल्टीपल कलर्स शो कर रहे होते हैं। तो उसमें आपके पास जो होती है वो इंटरफेरेंस बेसिकली क्रिएट हो रही होती है। जैसा कि आपके पास जो वेवलेंथ होती है रेनबो की, तो वो किसके ऊपर एक्ट कर रही होती है? वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर एक्ट कर रही होती है। इस तरह से इंटरफेरेंस है आपके पास, वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू फिनोमेना पे एक्ट कर रही होती है, जिसके बिहाफ पे आपको डिफरेंट कलर्स जो हैं वो शो कर रहे होते हैं। अगर आपको किसी का एक कलर शो कर रहा है या दो दो कलर शो कर रहे हैं, तो वो इंटरफेरेंस के कंसेप्ट के अंदर नहीं आ रही होगा वो चीज़। बाकी इसमें जितनी भी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो आप ना करें, उसको बेशक छोड़ दें। यहाँ पे जो पहली 4 लाइन्स हैं, 100 बबल्स के अंदर जो कलर्स आते हैं वो आप देख लें बस। बाकी जो वाटर सरफेस का है वो आप देख लें, एक ऑयल की एग्जांपल होती है या फिल्म की एग्जांपल है, सिर्फ आप वो देख लें। बाकी आप सारा जितना भी है नीचे वाला छोड़ सकते हैं, वो सिर्फ डिस्कशन जो है वो उसने की हुई है उसके अंदर। अच्छा, नेक्स्ट जो है न्यूटन रिंग्स वाला कंसेप्ट है, ये आप छोड़ दें, ये आपने नहीं करना है। और ये भी सारी डिस्कशन है इसके अंदर। मिचेल्सन का भी आपने छोड़ देना, ये भी नहीं करना, इसके अंदर भी सारी डिस्कशन है। इसका अंदर ये एक फार्मूला है, ये याद रख लीजिएगा, एल इज इक्वल टू एम लेमडा बाई टू। ये उसमें यूज़ होता है आपके अंदर न्यूमेरिकल के अंदर। तो ये माइट भी कि आपको आ जाए कि आपका जो एल है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिरर है, कि आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिरर आपने फाइंड करना है, तो उसका एम लेमडा बाई टू उसका फार्मूला है। तो ये फार्मूला बस आप याद रख लीजिएगा, बाकी इसमें बेशक सारा आप छोड़ दें। ओके जी, इसमें डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आपने इसमें सिर्फ इसकी डेफिनेशन देखनी है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। वो भी अगर आपको टाइम है या इम्पोर्टेंट समझते हैं तो कर लें, अदरवाइज इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। अच्छा, इधर यहाँ पे बात की थी साइन की इन्होंने, वो डी इज इक्वल टू डी साइन थीटा। आई डोंट नो किसने कहा था, इस तरह से था जो आपने बात की थी, डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, जब वेवलेंथ के ऊपर बात कर रहे थे आप। हाँ जी बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो है वो कंडीशन और एम ठीक, लैम्डा
दूसरी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की d sin थीटा प्लस हाफ लैम्डा। ओके ओके। अच्छा, इस ना डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर मैंने टॉपिक रीड किया था और ईकैट का भी देखा था। इसके अंदर उन्होंने सिर्फ 2 फार्मूलाज दिए हुए हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और फार्मूलाज में आपको मैं डिफरेंस बता देता हूँ। यानी कि आपके पास एक ये फार्मूला है d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, एक आपने ये इसको याद रखना है। और सेकंड आपके पास एक और फार्मूला है ग्रेटिंग के अंदर, d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, अगेन सेम यही आ गया। यहाँ पे नंबर्स का आ जाता है कि अगर आपको नंबर्स 1 2 आगे वेरी कर देते हैं तो फिर आपके पास किस तरह से होगा। और एक्सरे के अंदर उसका जो फार्मूला है वो यहाँ पे 2d आ रहा है। तो सिर्फ आपने इस फार्मूला एक्सरे के अंदर और ग्रेटिंग के अंदर ये अपनी बात याद रखनी है। यानी कि यहाँ पे d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ये आपका करेगा एक्ट जब आप ग्रेटिंग की बात करेंगे। और जब आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा न्यूमेरिकल के अंदर कि एक्सरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करें, तो फिर आपने 2d sin थीटा का फार्मूला यूज़ करना है। और इसमें सिर्फ आपने फार्मूला याद करना है, बाकी जो है और कुछ भी आपने इसके अंदर नहीं देखना। ठीक है, तो इसके अंदर अच्छा इसके न्यूमेरिकल्स और वो देख लीजिएगा, इस दोनों डिफ्रैक्शन के, डिफ्रैक्शन ऑफ जो लाइट है ड्यू टू स्लिट, ग्रेटिंग और एक्सरे, इन तीनों के जो है वो न्यूमेरिकल्स देख लीजिएगा। और बेशक हम एग्जाम्पल से देख लें या फिर आप उधर से देख लें, आपको पता होना